नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी। खबर कट्टू कट के सुपर स्पेशल में आज आपके सामने लाएंगे वो तस्वीरें, वो आवाजें, वो चेहरे जो चीख चीख कर पाकिस्तान को कोस रहे हैं, बार बार पाकिस्तान के खत्म हो जाने की दुआएं मांग रहे हैं। ये हैं वो मजबूर अफगान जिनकी जिंदगी पाकिस्तान की वजह से तबाह बर्बाद हो गई। अगर अफगानिस्तान में तालिबान को पाकिस्तानी मदद ना मिलती तो यूं हजारों लाखों अफगानिस्तान तबाह नहीं होते। आपको दिखाते हैं कैसे काबुल से लेकर मजार शरीफ तक लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं दफन हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान मुर्दाबाद, डेथ टू पाकिस्तान। इन आवाजों से काबुल से लेकर मजार शरीफ तक की सड़कें गूंज उठी। रात के अंधेरे में सैकड़ों महिला और पुरुष सड़कों पर निकल आए और तालिबान के आतंक परस्त पाकिस्तान के खत्म हो जाने की दुआ करने लगे। रात का अंधेरा छटा, सुबह की रोशनी आई, लेकिन पाकिस्तान के लिए दिल में बसी नफरत कम नहीं हुई। तस्वीरें काबुल की हैं, जहां लोगों की बड़ी भीड़ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाती हुई पाकिस्तानी दूतावास की तरफ बढ़ने लगी। तालिबान के राज में पाकिस्तान को पड़ती गाली बरादर के गुर्गों को बर्दाश्त नहीं हुई और फिर अचानक फायरिंग होने लगी। आवाज से साफ था कि ये AK-47 की फायरिंग नहीं बल्कि मशीन गन का फायर था। यानी पाकिस्तान का पाप छिपाने के लिए तालिबान ने निहत्थे अफगानों को मशीन गन की फायरिंग से डराया धमकाया। गोलियां चलीं, जान से मारने की धमकी मिली, लेकिन पाकिस्तानी करतूतों की सजा भुगत रही अफगान महिलाएं डटी रहीं। तालिबान और नियाजी के पाकिस्तान को कोसती रहीं। पाकिस्तान से तालिबान को हथियार और लड़ाके मिले और तभी अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जा हुआ। लेकिन इन हालात का जिम्मेदार अमेरिका भी है, जो अचानक अफगानिस्तान से चला गया। तो फिर मौत की दुआ पाकिस्तान के लिए ही क्यों? तालिबान को पाकिस्तानी मदद से अफगान जनता इतनी नाराज क्यों है? क्यों बार बार पाकिस्तान को ही इस मुल्क का विलन करार दिया जा रहा है? क्यों अफगान लोगों के लिए पाकिस्तान दुश्मन नंबर 1 बन चुका है? इन सभी सवालों का एक ही जवाब है, पाकिस्तानी तालिबान की वजह से अफगानिस्तान में पैदा हुआ मानवीय संकट। पाकिस्तान की वजह से ही लाखों अफगानों को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। पाकिस्तान की ही वजह से काबुल एयरपोर्ट पर वो अफरा तफरी हुई, वो हिंसा हुई जिसमें सैकड़ों मारे गए। पाकिस्तान की वजह से ही भूखे प्यासे अफगान बॉर्डर्स पर तपती धूप में मजबूर पड़े हैं और पाकिस्तान की ही वजह से अफगान महिलाओं की आजादी खत्म हो गई है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की आधी आबादी यानी तकरीबन 2 करोड़ लोगों को फौरन मानवीय आधार पर मदद की जरूरत है। 73,000 से ज्यादा अफगान अमेरिका की मदद से अपना देश छोड़कर भागने को मजबूर हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक 5,50,000 से ज्यादा अफगान अपने घर छोड़कर देश के दूसरे हिस्सों में जा छिपे हैं। तालिबान ने देश से निकलती सभी फ्लाइट्स को कंट्रोल कर लिया है, तो डरे सहमे अफगानों का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान और ईरान की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पर चमन क्रॉसिंग और तोरखाम क्रॉसिंग दोनों पर हर दिन हजारों अफगान अपनी जिंदगी बचाने के लिए भाग रहे हैं। पाकिस्तान और तालिबान दोनों ही इन शरणार्थियों के आंकड़े छिपा रहे हैं। लेकिन पाक अफगान बॉर्डर से आती तस्वीरें खुद ब खुद कहती हैं कि यहाँ हालात कितने खराब हैं। कोई अपने बच्चे के लिए दूध तलाश रहा है तो कोई सिर ढकने के लिए एक तंबू। न पानी है न बिजली, बस वक्त के मारे ये अफगान इस उम्मीद में बैठे हैं कम से कम तालिबानी आतंक से तो मुक्ति मिलेगी। وضعیت اقتصادی خوب است دیگه. پیش که از 4.5 معاشه ما بود، حالا که از تا 300 آمده دیگه، 300 افتاده. فکرت است 4.5 400 معاش ما بود. حالا اقتصاد ضعیف شده، کاروبار و قنیس شرکت ها بود، بیادر شرکت ها کلش بند شده، کاروبار قنیس. حالا معاشه ما هم 300 2.5 تا شده. اقتصاد این رقم است دیگه.
जो देश से भाग चुके हैं या बाहर निकलने के लिए बॉर्डर तक पहुंच गए हैं वो चैन की सांस ले रहे होंगे, लेकिन जो अब भी तालिबानी कंट्रोल वाले इलाकों में फंसे हैं उनके लिए जिंदगी मानो बद से बदतर होती जा रही है। काबुल में स्कूल कॉलेज भले ही खोल दिए गए हैं, लेकिन तालिबानी फरमान की तस्वीरें देखने के बाद ना तो बच्चे और ना ही नौजवान पढ़ने के लिए निकलने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं। कॉलेज में लड़के और लड़कियों के बीच पर्दा लगा दिया गया है, यानी तालिबान ने साफ कर दिया है कि उसका सख्त शरीयत कानून लागू कर दिया गया है। जो मानेगा वो जिंदा रहेगा और जो नहीं मानेगा उसे मार दिया जाएगा। इसी डर की वजह से वो हजारों छात्र जिन्हें पढ़ लिख कर आगे बढ़ना था, वो घर की चारदीवारी में पीछे छिपे बैठे हैं। दुकानदारों की इतनी हिम्मत नहीं कि दुकान खोल लें, पता नहीं कब कोई तालिबानी आए और गोली मार दे। काम धंधा ठप पड़ा है और अफगान दाने दाने को तरस रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर जो कुछ हुआ उसने ये भी बता दिया कि तालिबान 2.0 उतना ही बेरहम है जितना 1995 वाला तालिबान था। काबुल एयरपोर्ट पर सीरियल बम ब्लास्ट के पीछे भले ही इस्लामिक स्टेट का हाथ बता दिया गया हो, लेकिन सब जानते हैं कि ये तालिबान का ही किया धरा था। अपना खौफ फैलाने के लिए तालिबान ने इन बम धमाकों को होने दिया। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, तालिबान ने अंतरिम सरकार बनाने का ऐलान कर दिया है। अपने प्रधानमंत्री और डिप्टी पीएम का ऐलान कर दिया है। तालिबान ने अंतरिम सरकार बनाने का ऐलान किया। मुल्ला हसन अखूनजादा प्रधानमंत्री होगा, मुल्ला बरादम डिप्टी सीएम बनेगा, असुद्दीन हक्कानी कार्यवाहक गृह मंत्री बनेगा, मुल्ला याकूब रक्षा मंत्री बनेगा। और आप देखिए कि मुल्ला बरादम को पद मिला है, कार्यवाहक गृह मंत्री हक्कानी बनेगा, असुद्दीन हक्कानी, मुल्ला याकूब रक्षा मंत्री बनेगा। और ये अफगान की वो सरकार है, वो आतंक की सरकार है जो अब अफगान में सरकार बनाने जा रही है। तालिबान ने अंतरिम सरकार बनाने का ऐलान किया है। 9/11 वो तारीख चुनी है जिस दिन तालिबान सरकार बनाएगा। मुल्ला हसन अखूनजादा को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, मुल्ला बरादम डिप्टी सीएम बनेगा, असुद्दीन हक्कानी कार्यवाहक गृह मंत्री बनाया जाएगा, मुल्ला याकूब रक्षा मंत्री बनेगा। यह कैसी सरकार होगी, पाकिस्तान की इसमें कितनी दखलंदाजी होगी, ये तमाम सवाल लगातार उठते रहे हैं। मुल्ला हसन अखूनजादा प्रधानमंत्री, मुल्ला बरादम डिप्टी सीएम, असुद्दीन हक्कानी कार्यवाहक गृह मंत्री, मुल्ला याकूब रक्षा मंत्री। और ये आतंक के वो चेहरे हैं जो इस सरकार को चलाएंगे। नया तालिबान, नई सरकार, नया अफगान बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जो अभी तक की सोच निकल कर आ रही है, जिस तरह से महिलाओं को लेकर जो सोच है, जो पाबंदियां हैं, उसको लेकर सवाल उठने लगे हैं कि ये कैसी सरकार होगी, आतंक परस्त सरकार से क्या उम्मीदें की जाएं, लोकतंत्र की बहाली कैसे मानी जाए, ये तमाम सवाल जो हैं उठ रहे हैं। और कितने स्टेट्स की इनको अप्रूवल्स मिलते हैं। जिस तरह से कई मुल्कों ने ऐलान किया है कि आप जब तक वहां पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराकर चुनी हुई सरकार नहीं बनेगी, कोई मान्यता नहीं मिलेगी। तो देखना होगा कि आगे का क्या एक्शन होगा और ये आतंक की सरकार क्या रूप लेगी। हिदायतुल्लाह बदरी अंतरिम मंत्री बनाए जाएंगे, सरकार बनाने का ऐलान है। और आपको बता दें कि जो सितंबर में 9/11 हमले की जो बरसी है, उस दिन को मुकर्रर किया गया है कि जब सरकार की शपथ ग्रहण होगा, जब पूरी तरह से औपचारिक तौर पर सरकार का गठन किया जाएगा। और सवाल उठते हैं कि आतंक की बरसी, वो दिन जो पूरी दुनिया में आतंक की एक तारीख के नाम से मुकर्रर है, सबसे बड़ा आतंकी हमला जिस दिन हुआ था। ठीक है, आपको सुपर पावर अमेरिका से आपकी अपनी नाराजगी हो सकती है, लेकिन डील तो आपने उसी के साथ की थी। और उस सब के बीच में ये दिन चुनना क्या कुछ कहता है, कैसे इस नए तालिबान पर भरोसा किया जाए जो आतंक की बरसी को ही, आतंक की तारीख को ही चुनते हैं अपनी सरकार के लिए जानबूझकर। अफगानिस्तान से दूसरी बड़ी खबर बनी हुई है पंजशीर की जंग। यहां भी खबर के केंद्र में पाकिस्तान है। तालिबान के पीछे पाकिस्तान का हाथ लगातार बताया जा रहा है और इसकी बात अब पंजशीर के लड़ाकों ने भी कबूल कर दी है। भारत लगातार ये अलर्ट दे रहा था, लेकिन पंजशीर में बमबारी के बाद सबको पता चल गया, पाकिस्तान का झूठ सबके सामने आ गया कि तालिबान के लड़ाकों, तालिबान के आतंकियों के साथ पाकिस्तान की फौज लड़ रही है। पाकिस्तान की करतूत ने सबके सामने पाकिस्तान का चेहरा लाकर खड़ा कर दिया है। आपको बता दें, पाकिस्तान की इस करतूत की सजा भुगती तालिबानों ने। खबरों के मुताबिक सोमवार रात को अचानक पंजशीर में तालिबानी पोजीशंस पर हवाई बमबारी हुई और इस बमबारी में तालिबान को बड़ा नुकसान हुआ। हालांकि अब तक साफ नहीं हो पाया है कि तालिबान को उसी की जुबान में मुंह तोड़ जवाब किसने दिया।
24 घंटे। जी हां, सिर्फ 24 घंटों के अंदर तालिबान को ऐसा धमाकेदार जवाब मिला कि पंजशीर की पहाड़ियों से लेकर काबुल में बैठे तालिबानी कमांडर तक हिल गए। रविवार रात को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने रेजिस्टेंस फोर्स के मोर्चों पर बमबारी की थी। बमबारी की वजह से ही तालिबान बरजक में अपना झंडा लहरा पाया था और अचानक सोमवार रात को कब्जाई गई पोजीशंस पर बैठे तालिबानी आतंकियों पर हवाई हमला हो गया। यह हमला किसने किया? किस देश के विमानों ने पंजशीर में तालिबान पर बमबारी की? क्या हमलावर अफगान थे या कोई और? इसके बारे में ना तो तालिबान से कोई बयान आया है और ना ही किसी और ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट से लेकर सोशल मीडिया तक इस बमबारी को लेकर बातें और कयास जारी है। तालिबान के मोर्चों पर हमला कब और कैसे हुआ, ये आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। लेकिन पंजशीर की लड़ाई में अपनी एयरफोर्स को उतारकर पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सवाल मोल ले लिए हैं और इन सवालों को उठाने में सबसे आगे आया है खाड़ी की ताकत कहे जाने वाला ईरान। पंजशीर में बमबारी की खबरों के बाद ईरान ने सीधे तौर पर पाकिस्तान पर सवाल उठाए हैं। ईरान सरकार से जारी बयान में कहा गया है, पंजशीर के कमांडरों की शहादत से बहुत दुख हुआ। रविवार रात को हुए हमलों की ईरान निंदा करता है। हम इस मुद्दे की जांच कर रहे हैं कि पंजशीर में हुए हमलों में विदेशी ताकतों का हाथ था। पंजशीर के मुद्दे में पाकिस्तान के दखल की पूरी तरह जांच हो रही है। ईरान मानता है कि अफगानिस्तान के लोगों के बीच बातचीत से ही इस मसले का समाधान निकले। इस बयान ने सीधे सीधे बता दिया कि कम से कम ईरान अब पाकिस्तान के खिलाफ कमर कस चुका है और इससे पाकिस्तान को बड़ा सामरिक नुकसान हो सकता है। अगर ईरान और पाकिस्तान के बीच तलखी बढ़ी तो ईरान और भारत के बीच बढ़ रही दोस्ती और मजबूत हो जाएगी। ईरान ने तालिबान और इस्लामिक स्टेट का सीधे तौर पर विरोध किया तो मुमकिन है कि ईरान से रेजिस्टेंस फोर्स को सामरिक मदद भी मिले। अगर ईरान ने पाकिस्तान से रिश्ते कम किए तो अफगानिस्तान के जरिए खाड़ी तक पहुंचने का चीन का प्लान भी धरा का धरा रह जाएगा। शायद पाकिस्तान को भी पता है कि पंजशीर की लड़ाई में बेवजह टांग अड़ाकर उसने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है और इसी वजह से कबूलनामा तो दूर, पंजशीर में पाकिस्तान पर लग रहे आरोपों पर पाकिस्तान से कोई सफाई या जवाब तक नहीं आया है। टीम न्यूज़ नेशन। अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने बेगुनाहों की जिंदगी तबाह कर दी और कुछ ऐसा ही वो कश्मीर में करना चाहता है। आम कश्मीरी की जिंदगी में दोबारा नफरत का जहर घोलकर कश्मीर में पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा और साजिशों की भी परतें अब खोलकर सामने आ रही हैं। हुर्रियत के पूर्व चेयरमैन गिलानी की मौत पर पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा किया, जिसकी जम्मू कश्मीर पुलिस ने पोल खोलकर रख दी, तो अफगानिस्तान में उसकी हलचल की आड़ में तालिबान ने पीओके में आतंकियों की फौज खड़ी कर दी है, जिसका खुलासा हिंदुस्तानी सुरक्षा एजेंसीज ने कर दिया है। ये पाकिस्तानी झूठ है और ये हिंदुस्तान का सच है। ये भी पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा और ये हकीकत है। ये एक और पाकिस्तानी ढोंग है और ये है शुद्ध सच। ये सिर्फ 3 तस्वीरें हैं। अगर हुर्रियत के पूर्व नेता सैयद अली शाह गिलानी की मौत पर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सरकार से लेकर सोशल मीडिया तक पाकिस्तान में बैठा भारत का हर दुश्मन गिलानी के कफन को प्रोपेगेंडा का हथियार बनाने पर तुला था। इसी पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का खात्मा हुआ इस वीडियो के साथ। ये गिलानी को दफनाने से पहले का वीडियो है, जिसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने जारी किया है। वीडियो को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिंदगी भर पाकिस्तान की जुबान बोलने वाले गिलानी को एक हिंदुस्तानी की तरह इज्जत से भरी मौत मिली। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि गिलानी का शव परिवार को नहीं सौंपा गया। वीडियो में साफ नजर आता है कि गिलानी का शव उनके परिवार को बाइज्जत सौंपा गया। पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स पर लिखा गया कि गिलानी की अंतिम रस्में नहीं करने दी गई, जबकि वीडियो में साफ नजर आता है कि किस तरह गिलानी के परिवार वाले उनके शव का गुस्ल यानी एक किस्म की इस्लामिक रिवायत को अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान से बार बार कहा गया कि गिलानी के परिवार को डराया धमकाया गया, जबकि आप वीडियो में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि परिवार ही नहीं बल्कि सैकड़ों लोग गिलानी के घर के अंदर नमाज़े जनाजा अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान के झूठ को चीरता सबसे बड़ा सबूत भी देख लीजिए। गिलानी को दफनाने से पहले शव पर पाकिस्तानी झंडा डाल दिया गया था, लेकिन चूंकि माहौल मातम का था तो उस वक्त सख्त कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन एक हिंदुस्तानी के शव पर पाकिस्तानी झंडा डालने की इस करतूत पर कानून के तहत केस जरूर दर्ज किया गया। पाकिस्तान जैसा ही प्रोपेगेंडा महबूबा मुफ्ती जैसे किरदारों ने भी किया। नतीजा हुआ कि महबूबा मुफ्ती को नजरबंद कर दिया गया।
पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती को आज हाउस डिटेंशन में रखा गया है। उन्होंने भी ट्विटर और फेसबुक पे जो है कुछ फोटोग्राफ्स निकाले जिसमें उन्होंने कहा कि उनको जो है हाउस अरेस्ट में डाल दिया है सरकार ने और कोई वजह बताई नहीं है। लेकिन अगर पुलिस सूत्रों का माने तो कल जो बयान दिए थे पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने सईद अली शाह गिलानी के फ्यूनरल के बारे में, और ये भी कहा था कि आज़ादी जो है बिल्कुल फंडामेंटल राइट ख़त्म हो गए हैं कश्मीर में, और इस सब को जो है लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो एक प्रोवोकेशन की तरह से लिया है एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे। पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा के साथ ही साथ पाकिस्तानी साजिश का भी खुलासा हो गया है। जैसा कि पहले से शक था कि तालिबान का कब्जा हो जाने के बाद पाकिस्तान बड़ी तादाद में आतंकियों को कश्मीर की तरफ लाएगा। इस नापाक प्लान पर आईएसआई ने काम शुरू कर दिया है। न्यूज नेशन को मिली जानकारी के मुताबिक एलओसी पार टेरर कैंप्स पर आतंकियों की तादाद बढ़ गई है और घुसपैठ के लिए 150 से ज्यादा आतंकी तैयार किए जा चुके हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आने के बाद जिस गर्मजोशी से उनका स्वागत किया है, इस बात को दर्शाता है कि एक आतंकी संगठन का अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा होने से बाकी जो आतंकी संगठन हैं जिनको आईएसआई फंड करता है, उनका जो मनोबल है वाकई ऊंचा हुआ है। और खुफिया एजेंसीज बताते हैं कि पिछले चंद एक महीने के अंदर 25 से 30 आतंकियों का कश्मीर घाटी में इन्फिल्ट्रेशन हुआ है। यही नहीं, तकरीबन 6-7 आतंकी संगठन जो हैं अब थोड़ा सक्रिय नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान को भी पता है कि कुछ ही महीनों में बर्फबारी शुरू हो जाएगी और घुसपैठ करना मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से पाकिस्तानी फौज और आईएसआई एक बार फिर बड़े पैमाने पर घुसपैठ कराकर कश्मीर में आतंकी वारदात की साजिशें रच रही हैं। टीम न्यूज नेशन। और अब खबर उस बाढ़ की जिसने देश के 4 राज्यों को अपनी चपेट में ले रखा है। महाराष्ट्र से लेकर बिहार, उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक भारी बरसात की वजह से परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए इंडिया की वेदर रिपोर्ट और इस बदलते मौसम से हो रहे नुकसान की खबर। चिपलून, महाराष्ट्र का चिपलून कुछ दिनों पहले ही बाढ़ की मार से उभरा था और एक बार फिर से चिपलून के हाल बेहाल हो चुके हैं। दोबारा पानी बरसा और चिपलून में इतना जलभराव हो गया कि रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ को उतारना पड़ा। चिपलून के कई बाजारों में पानी भर गया है। पानी इतना है कि दुकानों को खोलना तो दूर, उनके करीब तक जाना मुश्किल है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक कोंकण के क्षेत्र में बारिश जारी रहेगी, यानी चिपलून की मुसीबत कम होने वाली नहीं है। चिपलून जैसे ही हालात महाराष्ट्र के नांदेड़ के भी हैं। नांदेड़ में तेज बरसात की वजह से बांधों के गेट खोलने पड़े और नदी नालों में पानी का बहाव तेज हो गया। एक इलाके में एक पुल के ऊपर पानी आ गया और पानी में फंसकर एक गाड़ी बह गई। कार में सवार 2 लोग गाड़ी के साथ बह गए और कार के ड्राइवर ने जैसे तैसे पेड़ पर लटक कर अपनी जान बचाई। भारी बरसात की वजह से बिहार का वैशाली भी जलमग्न हो चुका है। क्या गांव की बस्तियां और क्या खेत, जहां तक नजर जाती है सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आता है। वैशाली और मुजफ्फरपुर में लगातार बरसात की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। ये क्या स्थिति है, लोग किस तरीके से एक पार से दूसरे पार जा रहे। इधर आना, क्या कितना पानी है, पूरा पानी भर गया है रास्ते में। ठेवने भर पानी है, इसमें बहुत तकलीफ हो रहा है। और देखिए किस तेजी से ये पानी जो है पूरा शहर के अंदर प्रवेश कर रहा है। दोनों तरफ से, इस तरफ से उस तरफ लोग चल नहीं पा रहे हैं किसी तरीके से, धीरे धीरे, क्योंकि ये सड़क कैसी है इसका अंदाज़ा किसी को नहीं है। और यहाँ से वहाँ तक लबालब पानी है, लोगों के पास कोई आसरा नहीं। आपको एक तरफ से दूसरे तरफ जाना है, ये मुख्य सड़क है। और इस हाईवे की स्थिति क्या है वो आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे पानी लगातार अंदर की तरफ आ रहा है। बांध टूटने के बाद शहर के अंदर गंडक का पानी घुसने लगा है और ये इलाके जो हैं ये पानी से लबालब हो गए हैं। वैशाली से जाने वाली गंडक नदी का वाटर लेवल भी बढ़ गया है, जिससे नदी किनारे रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है।
यूपी का गोरखपुर भी मूसलाधार बरसात और उससे पैदा हुई बाढ़ का शिकार है। गोरखपुर जिले के 300 से ज्यादा गांव में पानी भर चुका है और राप्ती नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है और प्रशासन के लिए इतने बड़े इलाके में राहत पहुंचाना एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। हालात ऐसे हैं कि लोग दाने दाने के लिए परेशान हैं। मैदानी इलाकों में बाढ़ है तो पहाड़ों में बरसात की वजह से लगातार लैंडस्लाइड हो रहे हैं। लोग अब एक ही दुआ कर रहे हैं, जैसे तैसे मॉनसून निकल जाए और जिंदगी नॉर्मल हो जाए। टीम न्यूज़ नेशन। तो आपने देखी देश और दुनिया की वो खबरें जो जानना समझना आपके लिए जरूरी था। खबर कट टू कट में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।